गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। बिहार बोर्ड में ये बेहद काम आने वाला है आपके फाइनल एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक्चुअली हम लोगों को उसमें बताया गया है कि इंग्लिश का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। इंग्लिश का प्रारंभ कहाँ से हुआ, ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक हुआ, इंग्लिश कितना प्राचीन लैंग्वेज है और मिडिल इंग्लिश कब से कब तक है, मॉडर्न इंग्लिश कहाँ से कहाँ तक है। तो ये सारी चीजों की जानकारी में स्टोरी ऑफ इंग्लिश में है ना पता चलता है। तो बच्चों हम लोग आज इसका 50 ऑब्जेक्टिव्स करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो इससे आप निश्चित रूप से जो है ये सीरीज चला देंगे, इसको आप समझ लीजिए कि सेट 1 है आपका, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, डैश इज द विंडो टू द वर्ल्ड, है ना। तो 4 लैंग्वेज है, हिंदी, उर्दू, चाइनीज और इंग्लिश। तो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। इसको विंडो टू द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है, इसका वजह यह है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, जो इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है, इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है ना, वो क्या है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का वो लोग है ना इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर देशों में ये आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज बन जाता है, ठीक है। बोलचाल की भाषा आपका ये हो जाता है। अपने इंडिया की बात कर लीजिए, भारत की बात कर लीजिए, आप साउथ चले जाएंगे तो आपको है ना इंग्लिश ही काम आने वाला है। वहां का स्थानीय भाषा तो आप बोल नहीं सकते, ना समझ सकते हैं, ठीक है। तो वहां के लोग आपसे जो कम्युनिकेट करेंगे इंग्लिश में। तो इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, ये इसका फर्स्ट नंबर हो गया क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो गया, इंग्लिश। सेकेंड देखिए, डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। अब बताइए तो नेटिव स्पीकर्स के मामले में कौन ज्यादा है, इंग्लिश होगा या चाइनीज होगा या उर्दू होगा या तमिल होगा। तो आपको बता दें बच्चों कि निश्चित रूप से इसका आंसर आप जो है क्या करके आएंगे, चाइनीज, क्योंकि मंदारिन चाइनीज जो है वो सबसे ज्यादा इसके नेटिव स्पीकर है, ठीक है। चाइना की जो भाषा मंदारिन चाइनीज वो सबसे ज्यादा बोला जाता है क्योंकि पॉपुलेशन भी उनका बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से, इस लिहाज से चाइनीज लैंग्वेज जो है ना आपका वो नेटिव स्पीकर के मामले में सबसे ज्यादा नंबर इसका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। डैश वाज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश। इसका क्या आंसर होगा, लैटिन होगा, संस्कृत होगा, स्कैंडिनेवियन होगा या ग्रीक होगा। तो आपको याद रखना है कि लैटिन भाषा जो है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव था मिडिल इंग्लिश के समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शन इज ऑफ डैश टाइप, है ना। एंग्लो सेक्शन का जो आपको पता होगा, एंगल, सेक्शन और जूट, है ना। तो लिटरेचर जो है एंग्लो सेक्शन का, ये कहां के मूल निवासी थे एंग्लो सेक्शन, पता है ना, जर्मनी के, है ना। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये आगे क्वेश्चन आने वाला भी है। द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शन इज ऑफ डैश टाइप। तो पॉलिटिकल होगा, रिलीजियस होगा, कॉमेडी होगा या सेंटिमेंटल, राजनीतिक, धार्मिक, हास्यास्पद या सेंटिमेंटल, है ना। तो आपको आंसर इसका करना है क्या पता है, रिलीजियस इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, रिलीजियस होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक। आगे की ओर बढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन विथ द कमिंग ऑफ द डैश फ्रॉम यूरोपियन ऑफ मेनलैंड ब्रिटेन। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जो है वो बिगेन मतलब प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ विद द कमिंग ऑफ द, किसके आने से, तो इसका आंसर एकदम याद रखिएगा, मुजबानी, है ना। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका
अमेरिकन ट्राइब्स, है ना, कमिंग ऑफ द अमेरिकन ट्राइब्स फ्रॉम यूरोप ऑफ मेनलैंड ब्रिटेन, तो इसका आंसर अमेरिकन ट्राइब्स हो जाएगा। अगला देखिएगा, वन हु राइट्स ए ड्रामा इज कॉल्ड, उसको या तो हम लोग ड्रामाटिस्ट कहते हैं या प्ले राइट कहते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्ले राइट। प्ले राइट मतलब ड्रामाटिस्ट, जो ड्रामा को लिखे उसको कहते हैं ड्रामाटिस्ट। कॉमेडियन, कॉमेडी जो करे, कॉमेडी जो लिखे। नॉवेलिस्ट, जो उपन्यास लिखे। एसेइस्ट मतलब जो निबंध लिखे, ठीक है। आगे देखते हैं, हु इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, सबसे महान इंग्लिश ड्रामाटिस्ट किसको कंसीडर किया जाता है, तो इसमें जो सर्वोपरि नाम होगा एकदम निर्विवाद रूप से विलियम शेक्सपियर जो है वो ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट इनको कहा जा सकता है या कहा जाता है। फिर है, व्हाट हैज इनरिच्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, आपको पता होगा कि इंग्लिश एक बोरोइंग लैंग्वेज है, कई सारी भाषाओं का वर्ड जो है इसमें शामिल किया गया है। तो व्हाट हैज इनरिच्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का जो वोकैबुलरी है वो किन वजहों से इनरिच्ड है, तो बोरोइंग्स के वजह से इनरिच्ड है। उधार लेना, लैटिन भी है, ग्रीक भी है, संस्कृत भी है, हिंदी लैंग्वेज भी है, कई सारी भाषाओं का मिश्रण है अंग्रेजी, ठीक है। आगे देखते हैं, विच इज द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश, इंडियन नोवेल की जब बात करेंगे अंग्रेजी में फर्स्ट इंडियन नोवेल की, तो राजमोहन वाइफ जो कि बंकिम चंद्र के द्वारा लिखा गया था, यह सबसे पहला इंडियन नोवेल, इसको इंग्लिश का इंडियन नोवेल इन इंग्लिश कहा जा सकता है, राजमोहन वाइफ, ठीक है। आगे देखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन, क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज यंगर, यंगर है, मतलब संस्कृत और पर्शियन की तुलना में यह नया लैंग्वेज है, संस्कृत पर्शियन पुराना लैंग्वेज, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 11 नंबर में, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, वॉवेल शिफ्टिंग का जो काम हुआ वो किस दौरान हुआ पता है आपको, मिडिल इंग्लिश के दौरान जो है वॉवेल शिफ्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वॉवेल शिफ्टिंग जो है वो मिडिल इंग्लिश के दौरान सबसे ज्यादा हुआ, ठीक। आगे देखते हैं, न्यू वैरायटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, मतलब अंग्रेजी के जो न्यू वैरायटीज हैं, मतलब अलग अलग तरह के जिसको कह सकते हैं जो जैसे अमेरिकन इंग्लिश हो गया, ब्रिटिश इंग्लिश हो गया, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश हो गया, इंडियन इंग्लिश हो गया, तो न्यू वैरायटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाया वो पता है, वो न्यू इंग्लिश उसको कहा जाने लगा, ठीक है ना, न्यू इंग्लिश। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा लैंग्वेज जो है वो यंगेस्ट लैंग्वेज है ना। यंगेस्ट मतलब सबसे प्राचीन जो भाषा है वो कौन सी भाषा है ना, नहीं सबसे नई जो भाषा है वो कौन सी भाषा, यंगेस्ट, तो इंग्लिश निर्विवाद रूप से होगा, क्योंकि लैटिन ग्रीक संस्कृत ये है ना ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। आगे देखते हैं, डैश इज द सैनोनिम्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा का सैनोनिम क्या होगा पता है, उसको प्ले भी कहते हैं, नाटक, है ना, प्ले इज द सैनोनिम्स ऑफ ड्रामा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, रिनेसांस जनरेटेड अ न्यू स्पिरिट ऑफ, क्या, इंक्वायरी, इंट्रोस्पेक्शन, सुपरस्टिशन या मोरालिटी। रिनेसांस का मतलब जानते हैं क्या होता है, पुनर्जागरण, मतलब किसी चीज के प्रति किसी कालखंड में जो मतलब साहित्य या भाषा अगर पुनर्जागरण हुआ हो, मतलब वो फिर से उसका फैलाव प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर हुआ हो,
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको रिनेसां कहते हैं। तो ये रिनेसां पुनर्जागरण जो हुआ ये इंट्रोस्पेक्शन की वजह से हुआ। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, मन की दृष्टि, है ना, सोचने विचारने की अद्भुत क्षमता, है ना, उसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। आत्मावलोकन भी कहते हैं उसको। अगला देखिए, इन द 18th century डैश पब्लिश्ड अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। क्या होगा इसमें, इसमें सैमुअल जॉनसन ने जो है वो डिक्शनरी पब्लिश किया था। ठीक है, सैमुअल जॉनसन ने क्या किया था, डिक्शनरी पब्लिश किया था। ठीक है, पता है डिक्शनरी कंपाइलर को क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर। क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर। याद रखिएगा इस चीज को, लेक्सिकोग्राफर कहते हैं उसको। आगे देखिए, चार्ल्स डिकेंस वाज अ नॉवेलिस्ट ऑफ द, ये चार्ल्स डिकेंस नॉवेलिस्ट थे कब के, तो ये नॉवेलिस्ट थे 18th सेंचुरी के। ठीक है, नेक्स्ट, द एंग्लो सेक्शंस वे पीपल, पर्शियन होगा, जर्मनिक होगा, ग्रीक होगा या लैटिन होगा। तो आपको बताए थे ये जर्मेनिक होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जर्मेनिक होगा। अगला देखिए, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड, क्या, क्वींस लैंग्वेज, किंग्स लैंग्वेज, प्रिंसेस लैंग्वेज या प्रिंसेस लैंग्वेज। क्या होगा, यह क्वींस लैंग्वेज होगा। ठीक है, क्वींस लैंग्वेज। लैंगलैंड इज अ वेल नोन राइटर ऑफ, लैंगलैंड जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हैं। कब के, तो पोस्ट मॉडर्न या ओल्ड या मॉडर्न या मिडिल। इसका आंसर निर्विवाद रूप से मिडिल होगा। विलियम लैंगलैंड जो है एक प्रसिद्ध राइटर है मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के, है ना। अगला देखिए, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नोन एज, इसको रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहा गया हुआ, है ना। इसको क्या कहा गया, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। मतलब ब्रिटेन के कुलीन घराने के लोगों ने, एलीट वर्ग के लोगों ने जो अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी का जो उच्चारण किया, प्रोनाउंसिएशन किया, है ना, उसको रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, आरपी कहते हैं उसको, है ना, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच। ठीक, तो उसके लिए क्या वर्ड होगा, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, आरपी उसके लिए होगा आंसर। आगे देखते हैं, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज। तो इसका क्या होगा पता है, इंग्लिश जो है वो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करता है, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करता है। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, द एंग्लो सेक्शंस इन्वेडेड इंग्लैंड, एंग्लो सेक्शंस ने इंग्लैंड पर इन्वेड किया, आक्रमण किया, इन द, कब, 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, नन ऑफ दीज, तो 5th सेंचुरी, है ना बच्चों। आगे देखते हैं, द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में बी कॉल्ड द एरा ऑफ, क्या कह सकते हैं इसको, द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में बी कॉल्ड द एरा ऑफ, क्या, एंशिएंट इंग्लिशेस, ओल्ड इंग्लिशेस, मिडिल इंग्लिशेस या न्यू इंग्लिशेस। तो इसको न्यू इंग्लिशेस हम लोग, है ना, कहेंगे। आगे देखिए, हु वेयर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सेक्शंस, तो एंगल सेक्शंस जूट्स ऑल ऑफ 3, ये तीनों को मिला करके एंग्लो सेक्शन कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा ये जर्मेनिक ट्राइब थे एक्चुअली। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, रोमांटिक रिवाइवल, रोमांटिक रिवाइवल की जब भी चर्चा होगी तो एक ही नाम याद रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ को याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है ओल्ड इंग्लिश कवर्स, ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक होता है पता है, ओल्ड इंग्लिश जो है 449 से 1066, 1066, है ना, 449 से 1066 ईस्वी तक जो है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओल्ड इंग्लिश। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। अगला देखिए, मिडिल इंग्लिश जो है
बहुत लोग 1066 के बाद का तुरंत उसको मिडिल इंग्लिश कह देते होंगे, गलत है। उसका 1150 से 1500 ईस्वी तक इसको मिडिल इंग्लिश कहा जाता है। इस चीज को ठीक ढंग से याद रखिएगा, है ना। ये नहीं कि 1066 के बाद 1067 एकदम गलत हो जाएगा। 1150 से 1500 ईस्वी को मिडिल इंग्लिश कहा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1580 नाउ इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो? मॉडर्न इंग्लिश कहलाएगा। 1500 के बाद का इंग्लिश जो है वो मॉडर्न इंग्लिश कहलाएगा, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश। 1500 के बाद का इंग्लिश क्या कहलाएगा? मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। आगे देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1500 ईयर्स ओल्ड, 1500, मात्र 1500 वर्ष पुराना है अंग्रेजी लैंग्वेज का इतिहास, ठीक है, अंग्रेजी भाषा मात्र 1500 वर्ष पुराना है। बंकिम चंद्र रोट राजमोहन्स वाइफ द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश इन, तो बंकिम चंद्र ने इसको कब लिखा था? तो इसको याद रखिएगा कि इतना ईस्वी में, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। फिर है इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वेयर, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में दो मेजर इन्फ्लुएंस थे। किनका मेजर इन्फ्लुएंस था बता सकते हैं? लैटिन एंड फ्रेंच का, या लैटिन एंड ग्रीक का, या लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस था, प्रभाव था, ठीक। द गोल्ड पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज एरा ऑफ, गोल्ड इंग्लिश पीरियड कब था बता सकते हैं? किंग अल्फ्रेड, या किंग रिचार्ड टू, या क्वीन एलिजाबेथ, या नन ऑफ दी। जिसका करेक्ट आंसर किंग अल्फ्रेड होगा, ठीक है। 33 तक कल हम बता चुके थे, लेकिन आवाज के प्रॉब्लम की वजह से जो है वो गड़बड़ हो गया था। आज हम लोग 34 देखते हैं। द ईयर एडी 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द डैश पीरियड, तो ये 1066 ईस्वी जो है वो 1066 ईस्वी क्या है? इज टेकन टू बी द एंड ऑफ डैश पीरियड, ये अंत है किस पीरियड का? तो ओल्ड इंग्लिश जो खत्म हुआ वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड 1066 में उसको खत्म माना जाता है, एंड माना जाता है उसका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर होगा ओल्ड इंग्लिश, यानी कि 450 से 1066 तक जो है ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। इसी के बाद मेरी आवाज गायब हो गई थी, इसको कंटिन्यू करते हैं। आगे देखिए। अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड, मतलब इतने ईस्वी के बाद इंग्लैंड में क्रिश्चियन धर्म जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो गया, फैलना जो है वो शुरू हो गया। तो ये एडी 600 की बात है, तो 600 ईस्वी के लगभग में, है ना, 600 ईस्वी के लगभग में क्रिश्चियनिटी जो है वो इंग्लैंड में, मतलब क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार होना, है ना, फैलाव जो है वो स्टार्ट हो गया था। आगे देखते हैं बच्चों। द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड, है ना। फर्स्ट फेज मतलब आपको पता है कि 450 से 400, देखिए 450 से लेकर के 1066 एडी जो है ये ओल्ड इंग्लिश हो गया, और फिर जो है 1150 से 1500 ईस्वी तक जो है ये मिडिल इंग्लिश माना जाता है, ठीक है। 1150 से 1500 तक क्या माना जाता है? मिडिल इंग्लिश। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात का, ठीक है। किस बात का ध्यान रखेंगे कि 1150 और 1500 ईस्वी, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान यह रखना है बच्चों कि ये मिडिल इंग्लिश हो गया और ये ओल्ड इंग्लिश हो गया, लेकिन यह भी ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट फेज जब पूछेगा तो फर्स्ट फेज मिडिल इंग्लिश का आप दीजिएगा 1150 से 1215 ईस्वी तक, ठीक। 1150 से 1215 ईस्वी का
ये क्या होगा, फर्स्ट फेज मिडिल इंग्लिश का। ठीक, अब सेकेंड फेज का भी पूछेगा। सेकेंड फेज का याद रखिएगा, द सेकेंड फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड। सेकेंड फेज जो स्टार्ट हुआ मिडिल इंग्लिश का, वो 1250 से 1350 तक, इसको क्या कहते हैं, सेकेंड फेज कहते हैं मिडिल इंग्लिश का। मिडिल इंग्लिश का ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया सेकेंड फेज, है ना। मिडिल इंग्लिश का ये हो गया सेकेंड फेज, याद रखेंगे इसको। ठीक है, आगे देखिए, चौसर, गोवर, लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ आर इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जितने भी राइटर हैं उनका वो किस पीरियड के थे, किस पीरियड से बिलोंग करते थे, वो किस मतलब ओल्ड इंग्लिश से, मिडिल इंग्लिश से, मॉडर्न इंग्लिश से। तो याद रखिएगा ये मिडिल इंग्लिश से बिलोंग करते हैं। कौन कौन, चौसर, गोवर, लैंगलैंड और वाइक्लिफ, है ना। चौसर, गोवर, लैंगलैंड और वाइक्लिफ, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम। मॉडर्न इंग्लिश कहां से स्टार्ट होता है, तो 1500 से जो है वो मॉडर्न इंग्लिश आज तक जो है वो मॉडर्न इंग्लिश ही कहलाएगा। तो 1500 ईस्वी से लेकर के अभी तक जो है वो मॉडर्न इंग्लिश है। ठीक, उसके बाद देखिए, द नेम अगस्टन वॉज गिवन टू द अर्ली डैश सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी को अगस्टन एज भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर 18th सेंचुरी होगा, याद रखेंगे इस चीज को। फिर है, डैश वॉज ऑल्सो नोन एज द अगस्टन एज। तो 18th सेंचुरी को अगस्टन एज के भी नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। 18th सेंचुरी को किस नाम से जाना जाता है, अगस्टन एज के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए, द ब्रिटिश ग्रामर वॉज रिटेन बाय जॉन बुकनन इन। कब लिखा गया था पता है, ब्रिटिश ग्रामर जो है, याद रखिएगा, ब्रिटिश ग्रामर जो है वो लिखा गया था 1762 में। कब, 1762 में, याद रखेंगे इस चीज को। 1762 में क्या लिखा गया था, द ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर। फिर है 43 नंबर में देखते हैं, द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड। आपको बताए थे कि 15वीं शताब्दी के बाद से लेकर के अभी तक की इंग्लिश जो है उसको मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मॉडर्न इंग्लिश, आधुनिक अंग्रेजी कहते हैं उसको। ठीक है, 44 में देखिएगा, द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड द डैश अल्फाबेट। तो याद रखेंगे रियूनिक अल्फाबेट का यूज करते थे ये लोग। ठीक है, कौन सा अल्फाबेट, रियूनिक अल्फाबेट, याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओल्ड इंग्लिश में जो राइटिंग सिस्टम था उसको हम लोग रियूनिक अल्फाबेट कहते थे। ठीक है, जैसे हिंदी के लिए हम लोग देवनागरी लिपि का यूज करते हैं ना, क ख ग घ, कबूतर, खबूतर, चबूतर, है ना, तो वही चीज है। 45th नंबर में देखिए, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्राउट अबाउट अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन द डैश ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है बच्चों उच्चारण, है ना। प्रोनाउंसिएशन का क्या मतलब होता है, उच्चारण। तो वॉवेल के वजह से उच्चारण में बदलाव आया। ठीक है, किसके वजह से, तो प्रोनाउंसिएशन में बदलाव आया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन। कोई दिक्कत इसमें, किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं 46th नंबर में बच्चों, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर। इसका क्या आंसर होगा बता सकते हैं, 1066 होगा या 1857 होगा या 1476 होगा या 1605 होगा। तो याद रखिएगा कि प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार 1476 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1476 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, इंग्लिश इज अ
क्या होगा, विंडो टू द वर्ल्ड। इंग्लिश जो है वो विंडो है, किसका विंडो है, तो वर्ल्ड का विंडो, दुनिया का विंडो किसको कहते हैं, इंग्लिश को। क्योंकि आप जब विंडो खोलते हैं तो आप पूरे बाहर का नजारा आप देख सकते हैं। इसी तरह आपको अगर इंग्लिश आती है तो आपको कहीं पर भी कम्युनिकेशन संबंधित दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आप अपने ही देश में, आप साउथ इंडिया में चले जाओ, आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आपको कम्युनिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। शहरों में तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जरा सा आउटसाइड एरिया में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको इंग्लिश को लेकर के दिक्कत, अगर नहीं जानते तो इंग्लिश का नहीं आना आपको बहुत अखरेगा, खलेगा। ठीक है, तो 48th नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, द डैश हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो रिनेसां, इसको रिनेसां कहते हैं। रिनेसां मतलब होता है पुनर्जागरण, है ना, पुनर्जागरण कहते हैं उसको। ठीक है, तो द रिनेसां हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, ये इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन, इसमें चाइना होगा आंसर। अंग्रेजी को फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर किस देश में, निम्नलिखित में से किस देश में इस्तेमाल किया जाता है, तो चाइना में, इसका आंसर होगा चाइना। और अंतिम प्रश्न है, अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फेयर ऑफ, क्या होगा, स्पेलिंग होगा, वोकैबुलरी होगा, ग्रामर होगा, या ऑल द थ्री होगा। क्या आंसर होगा बच्चों, तो इसका आंसर ऑल द थ्री, मतलब स्पेलिंग में भी डिफरेंट करता है अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से, वोकैबुलरी में भी और ग्रामर में भी, है ना। जैसे आपको पता होगा कि ट्रक हो गया और इसको लॉरी भी कहते हैं, नहीं, कलर हो गया COLOR कलर, COLOUR कलर, यही डिफरेंस है ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश के स्पेलिंग में, यहां तक कि प्रोनाउंसिएशन में भी होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा आपके सामने। गुड नाइट।